हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोलो ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल जो कि इस वक्त अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आयु के साथ शेयर कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यशवीर ने भी अपने दिमाग में ठान लिया था कि उसे किसी भी हालत में आहान और पार्थिव को एक दूसरे से मिलाना होगा और ये काम अब बस वही कर सकता है। श्रेजल, जिसके हाथ को अभी आयु ने अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो लगातार उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही थी कि वो इस बारे में ज़्यादा ना सोचे कि तभी श्रेजल जो अपने बगल में देखती है उसका फ़ोन रिंग हो रहा था। श्रेजल जो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेती है और आयु से कहती है उन्हीं का कॉल है। आयु जो कहती है तो उठाइए ना भाभी, परेशान क्यों कर रही है उन्हें, बेचारे परेशान हो रहे होंगे आपके बिना। श्रेजल जो कहती है हाँ वो बात तो सही है, पर अगर इन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने टेस्ट किया या नहीं तो क्या बोलूँगी। आयु जो कहती है बोल दीजिएगा कि नहीं किया। श्रेजल जो कहती है मुझे भी इनको बताना है, मुझसे इस तरह रहा नहीं जा रहा। आयु जो कहती है अरे थोड़ा सा सब्र कर लीजिए ना भाभी, जब वो सामने आएंगे तो आप डायरेक्टली उन्हें किट दिखा दीजिएगा। श्रेजल जो कहती है पता नहीं वो कब तक आएंगे। और इसी तरह श्रेजल जो कि फ़ोन रिसीव करती है और अपने कान पर लगा लेती है। दूसरी तरफ से आहान जब उससे पूछते हैं हेलो खाना खाया। श्रेजल जो कहती है अभी तो नाश्ता करके आई हूँ, इतना जल्दी खाना कैसे खा लूँ। आहान जो कहते हैं अच्छा टाइम जोन का प्रॉब्लम है ना, इधर 3 बज गए। श्रेजल जो कहती हैं तो आप खा लीजिए ना कुछ। आहान जो कहते हैं मैं तो खा लूँगा पर मन नहीं कर रहा। श्रेजल जो कहती हैं मन के बिना भी खा लीजिए, दिन भर इतना काम करना होता है, ऊपर से वर्कलोड के साथ आप अपने दिमाग पर भी कितना प्रेशर डाल रहे हैं। इस वक्त अगर आप ठीक से खाएंगे नहीं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। आहान जो कहते हैं अच्छा मेरी डॉक्टर, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो वीडियो कॉल करके बात कर लें। श्रेजल जो कहती हैं वीडियो कॉल क्यों करना है। आहान जो कहते हैं क्योंकि मुझे अपनी बीवी को देखना है, दैट्स ऑल। श्रेजल जो कहती हैं अच्छा ठीक है। आहान जो कहते हैं एक्चुअली मेरे सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगता। श्रेजल जो कहती हैं हाँ बातें तो कोई आपसे बनाना सीखे। आहान जो कहते हैं बातें नहीं बना रहा हूँ, इट्स ट्रू। वहीं श्रेजल और आहान अब वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करना शुरू कर चुके थे। श्रेजल जो आहान को स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है खाना रखा है तो खाना भी तो शुरू करिए ना। आहान जो कहते हैं काश तुम मेरे साथ होते, एक बार तुम्हें खिलाता, एक बार खुद खाता। स्विट्ज़रलैंड में कितना अच्छा वक्त बीत रहा था ना। श्रेजल जो कहती हैं उन बातों को अब याद करने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी हम दोबारा वैसी मेमोरी ज़रूर बनाएंगे। हाँ जो श्रेजल से कहते हैं उन्हीं दिनों को याद कर कर के तो मैं जी रहा हूँ, वरना तुम्हारे बिना कहाँ ज़िंदगी पॉसिबल है। श्रेजल जो बगल की तरफ एक बार इशारा करती है और कहती है आयु भी बैठी हुई यहाँ पर। हाँ जो कहते हैं तो श्रेजल जो कहती है तो उस हिसाब से बात करिए। कि तभी आयु जो कहती है ओह सॉरी, मैं भी कितने बेवकूफ़ हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। और वह तुरंत ही वहाँ से उठती है और रूम से बाहर निकल जाती है। अभी वो रूम से बाहर निकलती उससे पहले ही रिया जो कि अंदर आते हुए कहती है चलो फटाफट से जूस पी लो और तुम्हारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा प्रेगनेंसी। कि तभी उसने इतना बोला था। श्रेजल एकदम से फ़ोन को साइड करती है और अपने होठों पर उंगली लगाते हुए कहती है कुछ मत बोलना, फ़ोन पर वो है। रिया जो कहती है आहान सर। श्रेजल जो कहती है हाँ भाई। दूसरी तरफ से आहान जो कहते हैं श्रेजल क्या दिखा रही हो। श्रेजल इस वक्त अपने फ़ोन को अपने सीने के पास कर ली थी, जिसकी वजह से आहान उसको टीज़ कर रहे थे। श्रेजल जो एकदम से अपने कैमरा को फिर से अपने चेहरे की तरफ करते हुए कहती है वो ऐसे गलती से हो गया था। आहान जो से कहते हैं गलती से हो गया था या फिर जानबूझ करके मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। श्रेजल जो पीछे की तरफ देखती है और फिर आहान से कहती है रिया आई है रूम में। आहान जो कहते हैं तुम्हारे रूम में कोई ना कोई क्यों रह रहा है। श्रेजल जो कहती हैं क्योंकि मैं अकेले तो नहीं रह सकती ना। आहान जो कहते हैं अभी तो तुम मम्मा भी नहीं बन रही हो, अभी से अकेले रहने में इतना डर लग रहा है तुम्हें। श्रेजल जो कहती हैं अच्छा आपको भी ये बात पता है कि जब मम्मा लोग बनते हैं तो उनको बहुत डर लगता है। आहान जो कहते हैं हाँ वैसे अकेले नहीं रहने दिया जाता है, पता नहीं मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, लाइक मैं तो मम्मा नहीं बनाऊँ ना, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। श्रेजल जो हंसते हुए कहती हैं अच्छा मुझे लगा कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा इस मामले में।
हाँ जी कहते हैं, एक्सपीरियंस तो मैं अब लूँगा तुम्हारे साथ। तुमने टेस्ट नहीं किया ना? श्रीजल जी कहती हैं, आप आइए उसके बाद। हाँ जी कहते हैं, पता नहीं कब तक आना होगा श्रीजल। श्रीजल जी कहती हैं, बात क्यों नहीं करते आप कार्तिक जी से? हाँ जी कहते हैं, क्या बात करूँ? मुझे पता है कि वो इस वक्त किस तरह से मेरे साथ रिएक्ट करेगा और मुझे गुस्सा आ जाएगा। कहीं ऐसा ना बात बनाने जाऊँ और बात और ज़्यादा बिगड़ जाए। श्रेयल जी कहती है, अच्छा आप निराश मत होइए, खाना खाइए। देखिए मैं भी जूस पी रही हूँ। और वो आहन को ग्लास दिखाते हुए कहती है, देखिए वो भी इतनी बड़ी ग्लास में। चले आप खाना खाना शुरू करिए, तभी मैं जूस पीऊँगी। आहन जी कहते हैं, क्या बात है, जूस पिया जा रहा है? इतना हेल्थ केयर कब से करने लगी तुम? श्रेयल जी कहती हैं, वो रिया बस बनाई थी तो पापा जी को दिया, आयु को भी दिया तो मुझे भी ला कर दे दी। आहन जी कहते हैं, वेरी गुड। एक तरफ आहन जो कि बेमन से खाना खा रहे थे, वहीं इस तरफ सेजल जो कि बेमन से जूस पी रही थी। इसी तरह से थोड़ा देर और उन लोगों की बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद 10 मिनट में ही आहन की एक मीटिंग थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें फ़ोन को कट करना पड़ता है। श्रीजल जो फ़ोन रखते हुए कहती है, मेरा बहुत मन था उनको बताने का, कितने खुश हो जाते बेचारे। वैसे भी इस वक्त सब कुछ कितना बुरा बुरा सा चल रहा है। रिया जो श्रीजल से पूछती है, ये पार्थिव का क्या मामला है? क्या उससे कोई बातचीत नहीं हो रही? कुछ गुस्सा गुस्सी चल रही है क्या? श्रीजल जी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही, वो तो चलता रहता है ना भाइयों में। रिया जी कहती है, अच्छा लगता है फिर से कोई बदमाशी किया होगा और आहन सर ने उसे बेल्ट से मारा होगा। श्रीजल जी कहती है, इस मामले में हम क्यों ही बात करें, भाइयों का मामला है, वही लोग जाने। वहीं बाहर से यशवीर जो कि अंदर नॉक करते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी रिया, ज़रा बाहर आना। कि तभी श्रीजल जी कहती है, आप ही अंदर आ जाइए ना। यशवीर जो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर की तरफ परमिशन मांग करके अंदर आता है। श्रीजल जी कहती है, कि इस तरह से ना आप सिर्फ अपने सर के साथ क्या करें, मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे हम सब फैमिली मेंबर हैं, आपको रूम में आने के लिए परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूछा, मैंने हाँ बोल दिया, तो अंदर आ जाइए। यशवीर जो कहता है, वो सर के साथ आदत है ना, हमेशा मैं कमेंट करके अंदर रहता हूँ तो। श्रेयल जो कहती है, हाँ लेकिन ये सब सिर्फ सर के साथ। यशवीर जो कहता है, रिया तुम ज़रा चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। रिया जो कहती है, हाँ काम वाम तो ठीक है, लेकिन मैंने कुछ कहा था तुमसे लाने के लिए, लाए या फिर भूल गए? यशवीर जो कहता है, क्या लाना था? रिया जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हमेशा का है यार इसका श्रीजल, हमेशा भूल जाता है। अभी अगर ये आंसर का काम होता तो तुम गलती से भी नहीं भूलते। यशवीर जो कहता है, उनका काम तो सांस लेने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। श्रेयल जो कहती है, बाप रे, इतने परम भक्त हैं आप उनके, मुझे नहीं पता था। यशवीर जो कहता है, ऑब्वियसली भाभी। रिया जो कहती है, मुझे तो लगता है ना कि मुझे तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो ज़रा भी फिक्र ही नहीं मेरी। यशवीर जो कहता है, अच्छा नाराज़ तो मत हो, चलो बाहर आओ। रिया जो कहती है, मुझे नहीं जाना। श्रेयल जो कहती है, अच्छा जाओ भी, देख लो क्या बात है, इस तरह से नाराज़ नहीं होते। रिया जो कहती है, चलो चलती हूँ। वहीं रिया और यशवीर अब बाहर जा चुके थे। रिया जो कहती है, क्या है? मैंने तुमसे कहा था स्वीट लाने के लिए, लेकिन तुम नहीं लेकर आए। ये तभी यशवीर जो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इतना काफ़ी है तुम्हें खुश करने के लिए? जैसे रिया ने देखा था कि 2 बॉडीगार्ड्स बड़े बड़े स्वीट के बंडल्स लेकर आ रहे हैं, वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, अरे अरे भगवान, इतना ज़्यादा? यशवीर जो कहता है, और नहीं तो क्या। रिया जो कहती है, मेरे कंजूस पति के जेब में से इतना पैसा कैसे खर्च हो गया, वो तो बड़ा कंजूस है। यशवीर जो कहता है, हर मामले में कंजूस हो सकता हूँ, पर ये तो हाँ सर की खुशी की बात है ना, उनकी खुशियों को मनाने के लिए मैं कभी भी कंजूसी नहीं कर सकता। रिया जो कहती है, सबसे पहले ये मिठाई मैं चाहती हूँ कि कान्हा जी को चढ़ाया जाए, उसके बाद से फिर श्रेजल को खिलाया जाए, खुश हो जाएगी वो। यशवीर जो कहता है, मैं तो कहता हूँ ना, श्रेजल मैम के हाथों से ना बहुत सारे गरीबों को भी बंटवा दिया जाए। रिया जो कहती है, काफ़ी नेक ख्याल है आपका, ऐसा ही करते हैं। यशवीर जो कहता है, लेकिन ये काम तुम्हें और बॉडीगार्ड्स को संभालना होगा। रिया जो कहती है, क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? यशवीर जो कहता है, रिया मुझे ना सिंगापुर जाना है। रिया जो कहती है, अचानक से? यशवीर जो कहता है, हाँ अचानक से ही समझ लो, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, अगर मैं नहीं गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त श्रीजल मैम और आहन सर दूर रहें,
उन लोग का एक साथ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिया जो कहती है तो तुम वहाँ पर आंसर को लेने के लिए चाह रहे हो? यशवी जो कहता है कुछ ऐसे ही समझ सकती हो। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ, अभी की फ़्लाइट है। समझ लो लकी था मैं कि मुझे आज की फ़्लाइट मिल गई, वरना सिंगापुर की फ़्लाइट हमेशा बिजी होती है। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने आया था, मैं निकलता हूँ, ठीक है। और वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है अपना ख्याल रखना, और श्रेल मैम का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और मेरे प्यारे से बच्चे का भी। रिया जो कहती है आपका बच्चा सो रहा है इस वक्त। यशवी जो कहता है चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। और ये बोल करके वो उसे ज़ोर से हक करता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वहीं श्रीजल जो इस वक्त अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी और वहीं उसके रील में एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा नज़र आता है। श्रीजल जो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है काश हमारा भी बच्चा इतना प्यारा सा होता, एकदम क्यूट सा गोलू मोलू सा। कि तभी उसके पास से उसे कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आती है। श्रेया जैसे इस आवाज़ को सुनती है वो एकदम से राइट साइड में देखती है और एकदम से चिहुक करके पीछे हो जाती है। उसके मुंह से उसकी कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। श्रेजल जो खुद से कहती है ये तो मम्मा मम्मा मुझे सुनाती थी लोरी जब मैं सो नहीं पाती थी तो। और वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कहती है आयु, रिया, आयु। आयु जो कि उसके ठीक बगल वाले कमरे में थी, वो दौड़ करके शेर के पास आते हुए कहती है भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? शेर जो तुरंत ही आयु को जोर से अपने पास बुलाकर उसे गले लगाते हुए कहती है आयु मुझे छोड़कर मत जाया करो प्लीज़, मुझे डर लगता है, तुम्हें पता है ना। आयु जो कहती है सॉरी भाभी, आप बात कर रही थी सर से, आई मीन भैया से, इसी वजह से मुझे लगा कि। श्रेयल जो उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए थोड़ा पैनिक करते हुए कहती है मुझे फिर से कुछ एहसास हुआ, मुझे ना वो एक लोरी की धुन सुनाई दे रही थी। आयु जो कहती है कैसी लोरी? श्रेयल जो कहती है वही लोरी जो मेरी मामा मुझे सुनाया करती थी बचपन में, मुझे डर लग रहा है, आयु प्लीज़ कुछ करो। आयु जो कहती है भाभी मैं अब आपके साथ रहूँगी ठीक है, और हम ना हनुमान जी का नाम लेते हैं, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। श्रेयल जो कहती है उससे क्या होगा? आयु जो कहती है अरे हनुमान जी की अगर शक्ति होती है ना तो भूत पिशाच निकट नहीं आ पाते। श्रेयल जो कहती है अच्छा ठीक है, फिर हम दोनों लोग मिलकर के हनुमान जी का नाम लेंगे, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। और इसी तरह से वो दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हनुमान जी के नाम का जप करना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ यशवी जो कि सिंगापुर के लिए निकल जाता है। उसे सिंगापुर पहुंचते पहुंचते 7 से 8 घंटे लग गए थे। उसने ये बात अभी तक आहान को भी नहीं बताई थी कि वो सिंगापुर में पार्थिक से मिलने के लिए आ रहा है। वहीं अब रात का वक्त हो चुका था। यशवीर के कहे मुताबिक रिया और उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स जो कि मिल करके श्रेयल के हाथों बहुत सारे स्वीट्स और उनके साथ साथ कपड़े का भी दान करवा रहे थे। श्रेयल को ये करने में वाकई ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। धर्म जी भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। वही श्रीजल जो कि अब अंदर की तरफ आ रही थी। धर्म जी जो कि इसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं वैसे आपका ये फैसला बहुत अच्छा था बेटा। श्रीजल जो कहती हैं वैसे मैंने ये सब नहीं किया, रिया ने अरेंज किया था। रिया जो कहती है हाँ पर ये काम मैंने नहीं, यशवीर जी ने किया है। उन्होंने ही बोला था कि श्रेयल के हाथों से अगर बहुत सारे गरीबों को दान दिया जाएगा तो अच्छा होगा। श्रेयल जो रिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है वो लोग गरीब नहीं हैं, बस ज़रूरतमंद है। धर्म जी जो कहते हैं सही बात है बेटा। और वो हॉल में रखी मूर्ति के सामने अपने हाथ को जोड़कर हल्का सा अपने सिर को झुकाते हुए कहते हैं जब से कान्हा जी यहाँ पर आए ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। श्रीजल जो एक बार आयु की तरफ देखती है और फिर कान्हा जी को प्रणाम करते हुए कहती है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर अब चाहते क्या है कान्हा जी। मैं जानती हूँ कि जो भी कुछ इस दुनिया में होता है वो कोई ना कोई रीज़न से होता है और उसमें हमेशा आपकी मर्ज़ी शामिल होती है, तो फिर इसमें भी आपका ही हाथ होगा और आप कुछ करेंगे तो वो गलत तो हो ही नहीं सकता। पर मुझे एग्जैक्टली पता तो चले कि आखिर ये सब मेरे साथ चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। आज तो मैंने उसी लोरी को सुना जो मम्मा मुझे बचपन में सुनाया करती थी। इन सब से कोई ना कोई लेना देना तो है मेरा, लेकिन क्या है ये चीज़ जो मुझे बार बार परेशान करने की कोशिश कर रही है। आयु जो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और धीरे धीरे उसके शोल्डर को सहलाते हुए कहती है कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। श्रेयल जी कहती है जय श्री कृष्णा, सब ठीक हो जाए।
आयु जो कहती है भाभी अब आप अपने रूम में चलिए। श्रेयल जो आयु का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं अकेले नहीं जाऊँगी, तुम भी मेरे साथ चलो। रिया जो कहती है यशवी भी आज नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम लोग के साथ क्यों ना सो जाऊँ। श्रेयल जो कहती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वहीं धर्म जी जो कहते हैं चलिए आप लोग भी जाइए, काफ़ी रात हो गई है। श्रेयल जो धर्म जी के सामने आकर के उनके पैर को अपने हाथ से छूते हुए कहती हैं अच्छा पापा जी अपनी दवाई तो खा ली ना। धर्म जी जो कहते हैं हाँ हाँ, दवाई भी खा ली है, खाना भी खा लिया है, अब बस सोने जा रहा था, आप लोग भी जा कर के आराम करिए बेटा। श्रेयल जो कहती है जी पापा जी ठीक है। वहीं सिंगापुर में अब दिन हो चुका था और सुबह सुबह पार्थक जो कि अपने बंगलों से बाहर निकल करके जॉगिंग करने के लिए पार्क एरिया में गया था। वो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कभी जॉगिंग करता तो कभी म्यूज़िक वगैरह सुनने लगता था। अभी वो दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कंधे पर जोर से कोई टक्कर मारता है। वो काफ़ी गुस्से में कहता है व्हाट द हेक मैन, आर यू जस्ट ब्लाइंड और व्हाट। लेकिन जैसे ही वो ये बोलते बोलते पीछे की तरफ मुड़ा था, वो देखता है कि एक आदमी जो कि हुडी पहना हुआ, मास्क लगाया हुआ, उसी को बहुत ध्यान से देखे जा रहा है। इस वक्त पार्थक के दिल में ऑलरेडी बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था और बस उसका पारा गर्म होता है और वो जोर से उस आदमी को धक्का देते हुए कहता है व्हाट, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। हाँ कि तभी वो पार्थक का हाथ पकड़ते हुए जोर से उसको अपनी तरफ खींचता है और अपने हुडी की कैप को निकाल करके अपने मास्क को हटाता है और कहता है बहुत दिन हो गया था तुम्हें देखे हुए, इसलिए सोचा ध्यान से देख लूं, पता नहीं ये चेहरा कब दोबारा देखने को मिलेगा। पार्थी जो कहता है यशवीर भाई। यशवीर जो कहता है मैं ही हूँ। पार्थी जो कहता है ओह तो भाई अब अपने चमचे को भेज दिए मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए। यशवीर जो कहता है नहीं, उन्होंने नहीं भेजा मुझे, मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। पार्थी जो कहता है और क्या करने, सर की सफाई देने अपने, यही बताना चाहते हैं ना कि आपके सर बहुत अच्छे हैं, आपकी मैम बहुत अच्छी हैं, एक्चुअली उनकी पूरी फैमिली अच्छी है सिवाय मेरे और मेरी मॉम के। यशवीर जो कहता है बस करो पार्थक, एक बार बात तो सुन लो। पार्थी जो कहता है सुनने सुनाने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब सच मेरे आंखों के सामने है और मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ आपको तो वो सैलरी देते हैं तो इसलिए आपके लिए तो वो सब कुछ होंगे ना, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मेरी मॉम ज़्यादा मैटर करती है। और एक ऐसी औरत जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे डैड के पास आई और मिला क्या उन्हें, सिर्फ तकलीफ। यशवीर जो पार्थक का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे अपने साथ खींच करके बेंच पर ले आकर के बैठा देता है। यशवीर पार्थक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। हाँ वो बात अलग थी कि वो कभी भी अपने स्ट्रेंथ का यूज़ गलत तरीके से नहीं करता था। पार्थी जो कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी है। यशवीर जो कहता है जस्ट गिव मी योर 5 मिनट्स, अगर उन 5 मिनट में मैं ये साबित नहीं कर दिया कि तुम्हारे भाई गलत नहीं है और जो भी कुछ तुम्हें बताया गया है वो एक्चुअल में सिर्फ तुम्हारी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। पार्थी जो कहता है ठीक है आप भी कर लीजिए मेरा ब्रेन वॉश, मैं भी देखता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसका ब्रेन वॉश हो सकता है। यशवीर जो कहता है तुम अभी बच्चे ही हो पार्थक। और वो पार्थक की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है वैसे तुम्हें ये सब बताया किसने कि तुम्हारी मॉम के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो ज़िंदगी भर सिर्फ सफ़र की थी और पता नहीं क्या क्या जो भी तुम्हें बताया गया, किसने बताया गया। पार्थी जो कहता है क्यों मारना चाहते हो उसे। यशवीर जो कहता है मैं क्या मारूंगा उसे, वो तो कब का मर चुका है। पार्थी जो कहता है व्हाट, मेरी मामा को भी मार दिया आप लोगों ने। यशवीर जो कहता है क्या कर सकते हैं, अब ऐसे लोग का जिंदा रहना भी तो ठीक नहीं है ना। पार्थी जो कहता है बहुत हो गया आप लोग का भाई, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यान भाई खुद को समझते क्या है, जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे मार देते हैं। यशवीर जो कहता है नहीं, वो सिर्फ गलत चीज़ों को मारता है जिसका इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं। पार्थी जो कहता है और ये डिसाइड करने वाले वो होते कौन है। यशवीर जो कहता है वैसे मैंने तो उसकी शक्ल नहीं देखी है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है यही है ना वो शख्स। वो अपने टैबलेट को पार्थी की तरफ बढ़ा देता है, वो एक पूरा वीडियो क्लिप था। यशवीर जो कहता है अब ध्यान से सुनो इसे। पार्थी जो कहता है मुझे पता है कि आप लोग टेक्नोलॉजीज़ में कितने ज़्यादा माहिर हैं और ज़रूर इस वीडियो को इस तरह से बनाया गया होगा कि मेरा ब्रेन वॉश आराम से कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं इस मजाक को नहीं मानने वाला। और वो तुरंत ही वीडियो प्ले करना शुरू कर देता है। यशवीर जो कहता है देखो मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ पार्थक, लेकिन तुम्हें समझना खुद ही पड़ेगा।
वहीं पार्थक की नज़र अब स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें वो देखता है कि नवीन, जो कि खुद को उसका मामा बताता था, वो इस वक्त बैठ करके आहान और पार्थक को अलग करने की प्लानिंग कर रहा है। पार्थक ये सब देख करके थोड़ा हैरान तो हो जाता है, लेकिन वो यशवीर से कहता है, हो सकता हो ये नकली हो। यशवीर जो कहता है, ये सीसीटीवी फुटेज के साथ है मेरे पास, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये तो मैंने वीडियो इस वजह से बनाया है ताकि तुम्हें क्लियर हो पाए। ध्यान से सुनो इसे, और तुम्हें भी इतनी टेक्नोलॉजी इसकी तो जानकारी होगी कि फेक और रियल में तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ। पार्थक फिर से उस वीडियो को शुरू से चलाना शुरू करता है। दूसरी तरफ नवीन, जो कि इस वक्त आराम से बैठे हुए आहान खुराना की पिक्चर को देखते हुए कुछ प्लान करते हुए बोलता है, तुम्हें तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, लेकिन अभी तो पार्थक मेरे काबू में आ चुका है और अब मैं उंगलियों पर नचाऊंगा तुम्हें। मुझे पता है वो बच्चा है ना तुम्हारा, और तुम्हारे बच्चे का दिमाग मेरे हाथों के कंट्रोल में है। मैं उसे जो भी बोलूँगा वो बेचारा सच मानता जाएगा। अब देखो ना, उसकी मॉम को कैसे मैंने हीरो बना दिया, और तुम्हारे बाप और तुम्हें विलन। बेचारी मेरी बहन, कितना गलत किया तुम लोगों ने उसके साथ। ऐसा मैंने पार्थिव को बोला, लेकिन सच कहूँ तो बेचारे तो तुम लोग थे। लेकिन मेरी बहन की भी कोई गलती नहीं है। हाँ, अब वो तुम्हारे गरीब बाप के साथ क्यों जीती, जब तुम्हारे बाप के पास ना तो पैसे थे, ना तो वो लाइफस्टाइल जो कि मेरी बहन डिजर्व करती थी। हाँ, उसने छोड़ दिया अपने दोनों बच्चों को, तो क्या करती। अब ज़िंदगी भर दो बच्चों का बोझ लेकर के थोड़ी ना ढोती वो, और अगर वो बोझ लेकर ही ढोती तो उसे वो ज़िंदगी नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी उन्हें मार करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब मेरी बहन को मारा है तो उसका बदला भी तो मैं तुमसे निकालूंगा ना। अब देखना कैसे पूरे परिवार को तुम्हारे खुट खुट करके मारूंगा मैं। तिल तिल दर्द दूंगा, इतना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। पार्थिक जैसे ही उस वीडियो को देखता है, वो एक बार यशवीर की तरफ देखता है। यशवीर जो कहता है, शायद तुम्हें यह भी विश्वास नहीं दिला पाएगा कि तुम्हारे भाई सही और ये आदमी गलत। मैं तुम्हें बताता हूँ पार्थिक कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। जब तुम सिर्फ 1 साल कुछ महीने के थे, तभी तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई थी, और सर उस वक्त सिर्फ 7 साल के थे। महज 7 साल का बच्चा अपनी माँ को इस तरह खुद से दूर जाता हुआ देख करके सोचो पार्थिक उसके दिमाग पर क्या बीती होगी। और तुम्हें पता है, और वो अपने बगल में एक बैग को खोलता है और उसमें से एक फाइल निकालते हुए कहता है, ये देखो, ये सर के हेल्थ रिपोर्ट्स हैं। बचपन से उनका इलाज चलता है, और तुम्हें पता है वो तुम लोगों से दूर क्यों रहने लगे थे, जबकि तुम और अंकल दोनों उनकी जान थे। हमेशा तुम दोनों पर उनकी नज़र रहती थी, मगर फिर भी वो तुम दोनों के साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारे बीमारियों के शिकार बन चुके थे, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया लगे। अब अगर तुम्हें ये भी लगेगा कि ये सारे हेल्थ रिपोर्ट्स गलत हैं, उनके 8 साल से हो रहे सारे इलाज गलत है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर इन सारे डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें विश्वास नहीं दिला पा रहे, तो मेरे पास एक आखिरी चीज़ है, और ये मेरी आखिरी कोशिश भी है। अगर ये तुम मानना चाहो तो ठीक है, वरना बाकी तुम्हारी मर्जी। और वो दूसरे वीडियो क्लिप को ऑन करते हुए कहता है, ये देखो, इससे शायद तुम्हें श्रेयल मैम पर पहले बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन पहले आराम से काम माइंड के साथ इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद जज करना तुम। वहीं वो देखता है कि इस वक्त श्रेजल, जो कि उसकी अपनी मॉम के साथ खड़ी है, और वो जैसे अपनी मॉम को देखता है, वो वीडियो पॉज करके एकदम से अपने स्क्रीन पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये मेरी मॉम थी। यशवीर जो कहता है, हाँ, यही तुम्हारी मॉम थी, जिसने तुम्हारे भाई, तुम्हारे डैड, तुम्हारी श्रेजल मैम के सबकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही लाई है। पार्थिक जो उस वीडियो को ध्यान से देखने लगता है, जिसमें श्रेजल, जो कि उसके मॉम से कुछ बात कर रही थी, श्रेजल जो नम्रता जी से कहती है, शर्म आनी चाहिए आपको, आप इतनी लालची बन गई कि अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। आपको पता है आपकी हरकत की वजह से आज आहान जी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी सर हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कितनी तबीयत खराब हो जाती है। आज भी जब वो आपको याद करते तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते, उन्हें पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। नम्रता जी जो इस बात को बिना किसी इमोशन के साथ सुन रही थी,
और वो बस श्रेया का जवाब देते हुए कहती हैं, तो क्या करूं? और तुम क्या कर लोगी? मारोगी मुझे? जानती हो ना, आहान खुराना की माँ हूं मैं। कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, समझी? श्रेया जो कहती है, ये आपकी गलतफहमी है और आपको ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा अपने बच्चे के लिए? नम्रता जी जो कहती हैं, बुरा तो उसे लगना चाहिए कि उसकी माँ की ऐसी हालत उसी की वजह से तो हुई है। मैं कितना चैन से जी रही थी, लेकिन नहीं। और वैसे भी जब इतना बड़ा आदमी बन गया है तो क्या अपनी माँ को दोबारा से अपनी जगह नहीं दे सकता? उसे अपने घर में मुझे बुलाना चाहिए, दोबारा से मुझे वो ऐशो आराम देना चाहिए जिसके लिए मैं हमेशा से तरसी हूँ। श्रेया जो कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उनकी माँ हैं। वो आज अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच खड़े हैं और आपको अभी भी सिर्फ पैसों की नहीं। मैं आपको और ज़्यादा अपने आहान जी को परेशान करने के लिए नहीं छोड़ सकती। वही नम्रता जी जो कहती हैं, तो क्या करोगी? मारोगी मुझे? मार दो। वहीं श्रेजल थोड़ी देर के लिए वीडियो क्लिप से बाहर हो जाती हैं। पार्थिक जो भी अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से श्रेजल जो कि बंदूक लेकर के फिर से अब कैमरा के अंदर आ चुकी थी और वो गन लोड करते हुए उनके माथे के पास रखते हुए कहती हैं, ठीक है, फिर अगर अपने आहान जी की खुशियों के लिए मुझे ये भी करना पड़ा ना तो मैं ज़रूर करूँगी। आपने सिर्फ उन्हें तकलीफ़ दी है और मैं और ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती। आज ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। उनके बचपन की जितनी भी बुरी यादें आपके साथ वो सब खत्म हो जाएंगी। नम्रता जी की आंखों में ज़रा भी डर नहीं था क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि श्रेजल ये नहीं कर सकती। श्रेजल जो एक हाथ से उनके पैर को छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए कहती है, आशीर्वाद दीजिएगा सासू माँ कि जो खुशी आप उन्हें नहीं दे पाई वो खुशियाँ मैं उन्हें दूँ। आपने तो सिर्फ उनकी ज़िंदगी में जहर घोला है और मैं उनकी सारी ज़िंदगी के कांटों और परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। और ये बोल करके ज़ोर से एक गन शॉट की आवाज़ आती है। पार्थिक एकदम से टैबलेट को यशवी के हाथ में थमाता है और सामने जा कर के खड़ा हो जाता है और एकदम से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, नो, मेरी मॉम को श्रेजल भाभी ने मारा था, नो। यशवी जो कहता है, तुम्हें सिर्फ ये दिखाई दिया कि उन्हें मारा क्या? तुम्हें पता है उस दिन जिस दिन एडमिट हुए थे ना सर, याद है तुम्हें? पार्थिक जो कहता है, हाँ याद है। तो यशवी जो कहता है, उस दिन वो अपनी मॉम से मिल कर आए थे, इसी वजह से उनकी वो हालत हो गई थी। वो अपनी मॉम के नाम से भी डरते थे, मॉम शब्द से नफरत थी उन्हें। ऐसी ज़िंदगी बना दी थी इस औरत ने तुम्हारे भाई की। और पता है, जब तक वो जिंदा थे ना तब तक तो सबको तकलीफ़ दी ही उन्होंने, लेकिन मरने के बाद भी श्रीजल मैम और आहान सर को एक बार अलग कर दिया। उसके बाद अब तुम्हें और तुम्हारे भाई को अलग कर दिया। पार्थिक, वो एक टॉक्सिक औरत थी और इस बात को तुम जितना जल्द से जल्द समझो बेहतर होगा। पार्थिक जो कहता है, मतलब अभी तक जो मैं समझ रहा था वो गलत था, मेरी मॉम बुरी थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? यशवी जो कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो ठीक है, एज यू विश। मेरा काम था तुम्हें सच्चाई दिखाना। अब अगर तुम्हें समझना है तो तुम समझो, वरना तुम जिंदगी भर यहीं पर रहो और जो मन चाहे वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, और अगर तुम्हें सच्चाई का रियलाइजेशन हो जाए ना तो एक बार जा कर के सर से बात कर लेना, अपने ईगो को साइड करके। और एक और बात, तुम्हारी वजह से आहान सर और श्रेजल मैम इस तरह से अलग हैं। श्रेजल मैम इस वक्त प्रेग्नेंट है और इस वक्त आहान सर का उनके साथ रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक तुम आहान सर से बात नहीं करोगे, उनके साथ इंडिया वापस नहीं आओगे, आहान सर भी इंडिया नहीं लौटेंगे। तो कम से कम श्रेजल मैम के लिए सही कुछ दिनों के लिए फॉर्मेलिटी में ही इंडिया आ जाना। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी इंसानियत होगी तो तुम मेरी बात को समझ पाओगे। और ये बोलकर यशवीर वहाँ से चला जाता है। पार्थिक के दिमाग में अब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ने जन्म ले लिया था और वह फिर से जॉगिंग करते करते अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है।